नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। कानून बनते हैं इंसाफ दिलाने के लिए, लोगों के हक की हिफाजत के लिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कानून की आड़ लेकर बेकसूर लोगों को फंसा दिया जाता है। दहेज प्रताड़ना के मामलों में ऐसी शिकायतें अक्सर सुनने में आती है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब उस आरोपी पक्ष को भी राहत देने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि दहेज प्रताड़ना का केस आते ही ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी नहीं होगी। जिलों में परिवार कल्याण समितियां बनेगी, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद ही एक्शन होगा। यानी कि अब दहेज प्रताड़ना में निर्दोष लोग नहीं नपेंगे। दहेज कानून का मिसयूज रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दहेज कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दहेज प्रताड़ना के मामले में अब पति या ससुराल पक्ष के लोगों की सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी। दहेज के मामलों के लिए हर जिले में एक परिवार कल्याण समिति बनाई जाएगी और समिति की रिपोर्ट के बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। लीगल सर्विस अथॉरिटी समिति का गठन करेगी, जिसमें 3 सदस्य होंगे। समिति में सोशल वर्कर्स, लीगल वॉलंटियर्स को शामिल किया जाए। समिति के कामकाज का आकलन जिला जज समय समय पर करेंगे। कमेटी के सदस्यों को गवाह नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि केस के दौरान आरोपी को कोर्ट में मौजूद रहना जरूरी नहीं होगा। अगर कोई आरोपी विदेश में रहता है तो उसका पासपोर्ट जब्त नहीं होगा। आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं होगा। धारा 498A के तहत पुलिस या मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने वाली शिकायतों को कमेटी के पास भेजना होगा। 1 महीने में कमेटी रिपोर्ट देगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये दोनों पक्षों में समझौता होने पर मामला हाई कोर्ट में ना जाए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि दहेज के किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस लागू नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि अगर किसी केस में महिला की मौत होती है तो ये नियम लागू नहीं होगा, और साथ ही अगर दहेज प्रताड़ना की वजह से पत्नी के खुदकुशी करने की आशंका हो। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है कि विवाहिता बड़ी संख्या में दहेज प्रताड़ना के केस दर्ज करा रही हैं। ऐसे में झूठे केसों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि अब दहेज प्रताड़ना में निर्दोष लोग नहीं नपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे साथ 3 खास मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। शमीना शफीक जी हैं, फॉर्मर मेंबर हैं NCW की, साथ ही विजय अग्रवाल सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमारे साथ है। अंबर जैदी होप ह्यूमैनिटी से सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। शमीना जी, आप यहाँ पर NCW की फॉर्मर मेंबर रह चुकी हैं और ऐसे मामले आपने बहुत देखे होंगे जहां पर महिला आती है और कहती है कि दहेज के कारण उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन कितनी बार मैम सच्चाई होती है उसकी बातों में? क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने ऐसे भी, मैं मानती हूं कि देश में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां ससुराल पक्ष जो है वो बहू को परेशान करता है दहेज के लेके, लेकिन कई बार झूठे केसेस भी सामने आते हैं। पहली बात तो समझिए कि अगर आपने राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करी है तो मैं कहूंगी शायद 0.1% केस कोई ऐसा आया होगा या आते होंगे जहां पर महिलाएं कोई गलत शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग में आकर करती हैं, वरना ऐसी संस्था में किसी महिला की कोई हिम्मत नहीं होती कि वो किसी किस्म की कोई गलत कंप्लेंट करे आकर। वो ज्यादातर प्रताड़ित होती है सिस्टम से, परिवारजनों से, तभी वो आयोग तक पहुंच पाती है, वरना वो पहुंचती भी नहीं है। अब मैं आज जो फैसला आया है उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट, ऑब्वियसली उनका ऑब्जर्वेशन है एंड किसी को भी उस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मगर कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात, जब कहा जाता है कि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग करती हैं, तो क्या कोई आंकड़े हैं, क्या कोई रिसर्च हुई है, या एक जनरलाइज स्टेटमेंट कह दिया गया है कि भाई महिलाएं तो मिसयूज करती हैं? क्योंकि ये वही पितृसत्ता वाली मानसिकता है जो सामने आती है। शायद 100 में से 1 महिला होती होगी जो
कहीं कोई गलत कंप्लेन करती होगी, मगर इसको जनरलाइज करना बहुत गलत बात है। दूसरी बात, मैं जनरलाइज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। एक आंकड़ा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर 2004 से लेकर 2017 तक, यानी कि करीब करीब 13 सालों में 1,30,000 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने ऐसे झूठे केसेस यहाँ पर झूठे केसेस में अपने ससुराल पक्ष को फंसाया था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी महिलाएं झूठ बोलती हैं या मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको नहीं कह रही हूँ। मैंने क्या आप इसी के कंपैरिजन में कोई ऐसा आंकड़ा सामने रख सकती हैं कि पिछले इतने ही सालों में कितने पुरुषों को दहेज के मामले में सही पाकर सजा हुई है? देखिए, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये दहेज प्रथा के ऊपर कानून क्यों बना था? हाँ। ये कानून इसलिए बना था क्योंकि स्टोव फट रहे थे देश में, महिलाएं जल रही थी, मर रही थी, दहेज प्रताड़ना इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। देखिए, लंबी बहस करने के बाद कानून बना था। शमीना जी, एक मिनट, मैं आपसे वही बात कह रही हूँ यहाँ पर कि सही वाले केसेस जो आप यहाँ पर गिना रही है, मैं आपको गलत का आंकड़ा दे रही हूँ, और करीब करीब 1,30,000 कोई छोटा नंबर नहीं है। विजय अग्रवाल जी, आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या जो ये नई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है, क्या इससे मिसयूज रुकेगा इस कानून का जो बनाया गया था, इसलिए कि कोई जो दुखियारी महिला है या जिसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं, उसके हित में ये कानून बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका मिसयूज करते हैं। आपको लगता है इन नई गाइडलाइंस के बाद ये मिसयूज बंद हो पाएगा? जी देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन गाइडलाइंस में मुझे एक या दो चीज़ों के अलावा कोई बहुत कुछ नया नहीं लगा। इस पर बहुत पहले जिसको जो सुप्रीम कोर्ट की अब जो नई जजमेंट आई है, उन्होंने एक्नॉलेज भी किया है। एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब हैं कैलाश गंभीर जी, उन्होंने ये गाइडलाइन बहुत पहले बना दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी जजमेंट में बनाया अरनेश कुमार ने। ये जो नई जजमेंट आई है, इसमें उनको सिर्फ एक रीइटरेट किया गया है। और अगर मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊं, तो जो इन्होंने ये एक कमेटीज बनाने को कहा, तो दिल्ली में ये काम पहले ही होता है। दिल्ली में पहले केस CAW सेल के अंदर जाता है, उसके बाद केस को पुलिस स्टेशन को रेफर किया जाता है। मगर जैसा कि आपने ये कहा कि मिसयूज तो हर एक कानून का हो सकता है, और जो इसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। मुझे इस जजमेंट के आखिरी पैरा में एक थोड़ा सा लैकुना नजर आ रहा है। आखिरी पैरे में ये लिखा हुआ है कि ये जो जजमेंट है, इसकी गाइडलाइंस है, जिन केसों में टेंजिबल इंजरी है उन केसों में ये गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर कोई भी महिला अभी मिसयूज करना चाहती है या कोई पुलिस वाला अपनी अरेस्ट की पावर का मिसयूज करना चाहता है, तो वो कोई भी चोट दिखा के एक मेडिकल रिपोर्ट लगाएंगे और कह देंगे कि ये गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी गाइडलाइन बनाई अरनेश कुमार में, और जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बनाई, तो उसके बाद और मिसयूज करने के लिए लड़कियों ने थोड़ा सा किसी फैमिली मेंबर के खिलाफ 354 का सेक्शन लगाना शुरू कर दिया। अगर हस्बैंड को जेल भेजना है तो उसके ऊपर 377 अननेचुरल सेक्स का सेक्शन लगाना शुरू कर दिया। मगर मैं समीना जी की इस बात से कुछ हद तक सहमत भी हूं कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई सभी लोग मिसयूज करते हैं। कुछ जेन्युइन केसेस होते हैं, कुछ जेन्युइन केसेस नहीं होते हैं। अब इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में इसमें कहा है कि जिस केस में दहेज की वजह से डेथ हो जाएगी या जिस केस में टेंजिबल इंजरीज हैं, उस केस के अंदर ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। उसके अंदर पुलिस को सेम अरेस्ट करने की पावर है। अब ये फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि भाई अगर लेडी ने जो है टेंजिबल इंजरी झूठी दिखानी है, खुद चोट मार के सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी को इंजरी बाय दी इन लॉज या हस्बैंड दिखाना है, तो उन केसों में ये दोबारा फिर भी इसके मिसयूज होने की चांस है। मगर इस केस में कम से कम एक चीज अच्छी हुई है, जो कि वो महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। महिलाओं को भी अलग अलग कोर्टों में जाके केस करने पड़ते थे। एक वो डाइवोर्स का केस कर रही हैं, एक वो मेंटेनेंस का केस कर रही हैं, एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस कर रही हैं, एक दहेज का केस कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं वो चाहे तो उन सारे केसों का इकट्ठा फैसला एक कोर्ट में लाकर कर सकते हैं। तो इससे महिलाओं को अलग अलग कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। हमने जनरली देखा है जो महिलाएं या पुरुष हमारे पास आती हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी लिटिगेशन इतनी हो जाती है, और जो एक महिला है वो इतनी सारी फाइलें उठा के घूम रही होती है, जो कि उसके लिए पॉसिबल
नहीं होता। तो ये इसमें कहा है। मगर एक बात मुझे इसमें थोड़ी सी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में मेरे को जो मैं समझ नहीं पाया, उसमें उन्होंने ये भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब को ये पावर भी दिया है, वो चाहे तो केस को खत्म कर सकते हैं। कानून के हिसाब से 498A जब तक पार्लियामेंट इसको कंपाउंडेबल नहीं बनाती तब तक इसके लिए हाई कोर्ट में जब कंप्रोमाइज हो जाता है तो उसके बाद भी हाई कोर्ट में बहुत जाके परेशान होना पड़ता है, और जहां पे क्रैशिंग की पोजीशन मूव करनी पड़ती है, लड़का लड़की को जाना पड़ता है। इनको देखिए, आपने बहुत अच्छे से समझाया, मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी रखती हूँ, और शमीना जी ने जो कहा उससे भी मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, हम बार बार ये बात करें कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो जेन्युइन होती हैं, लेकिन मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ सर जो गलत झूठे केस में अपने पति या अपने ससुराल पक्ष को जब फंसा देती है तो ऐसे में उस परिवार का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। वो कोर्ट्स के चक्कर लगाते हैं, वो जेल में भी बंद हो जाते हैं, तो ये मिसयूज हुआ ना सर। इस बात में मेरा समीना जी से आंकड़ों में हल्का सा मतभेद है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूं। मैंने अपने कैरियर एज ए लॉयर कैरियर में ऐसे शुरू में, अब तो मैं ज़्यादा स्कैम केसेस करता हूं, ये शुरू में मैट्रिमोनियल केसेस करते थे। 5-7 साल हमने बहुत मैट्रिमोनियल केसेस किए। मगर जो है मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, उनमें से जितने भी मैंने 100-200 केस किए होंगे, आज तक सिर्फ एक मेरे को पेरेंट याद है, वो डॉक्टर लड़की थी। उसके फादर ने मुझे आके कहा कि वकील साहब जो कंप्लेंट है वो बिल्कुल सच्ची बनवाना, उसमें एक भी वर्ड गलत मत लिखना, वरना जो बाकी जो लोग होते हैं वो अपने से कंप्लेंट बना के लाते हैं, हमें भी उनसे बात करके ये पता चल जाता है कि उस कंप्लेंट में बहुत ज्यादा कुछ झूठ लिखा गया है। फैमिली के हर एक मेंबर को मैं अगर शब्द का इस्तेमाल करूं तो लपेटने के लिए हर एक पे कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाई गई है। तो बहुत ज्यादा इससे दिक्कत आ जाती है, और कई बार कई हाई प्रोफाइल केसेस हो जाते हैं, जैसे मैं सोमनाथ भारती, झूठे फर्जी जो केसेस होते हैं इसमें वकील ही ज्यादातर गाइड करते हैं क्लाइंट्स को कि आप कौन कौन से सेक्शंस लगा सकते हैं। जनरली क्लाइंट्स को पता नहीं होता। देखिए, डोंट टेक इट पर्सनली बट दिस इज अ फैक्ट। शमीना जी, क्लाइंट आज की डेट में इतने समझदार हैं। पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी वकील का केस में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपने किसी क्लाइंट को कभी गलत सलाह नहीं देता। और जो दिल्ली शहर की मैं बात करूंगा, जो लेडी आती है वो अपनी एजुकेटेड लेडी आती है, वो 4 जगहों से सलाह मेरे साथ अंबर जैदी है बना के फिर वो वकील के दफ्तर में विजय जी, मेरे साथ अंबर है। अंबर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अंबर, आपने क्या कुछ पाया? मैं मानती हूं और मैं बार बार यही बात कह रही हूं कि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां ससुराल पक्ष बहू को परेशान करता है, फिर चाहे दहेज के लिए हो या किसी और चीज के लिए, लेकिन हमने वो एग्जाम्पल्स भी देखे हैं जहां पर महिला किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है, किसी छोटी सी बात के पीछे अपना घर छोड़ने को तैयार हो जाती है, और साथ ही साथ अपने ससुराल वालों को इस पूरे ही लपेटे में भी ले लेती है। क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल आपने देखा है? हाँ, मेजोरिटी जो केसेस आते हैं वो वही आते हैं जिसमें विमेन विक्टिम्स होती हैं दहेज की या ससुराल वालों से प्रताड़ित होती हैं। लेकिन रिसेंट ईयर्स में ऐसे केसेस भी आने शुरू हो गए हैं जो फेक केसेस बना के आउट ऑफ जेलसी या किसी भी वजह से वो फेक केसेस बनाकर ससुराल वालों से या फिर हस्बैंड से गलत एलिमनी या कुछ भी कोई भी गलत डिमांड करती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी औरतें सही हैं, कुछ एक सेक्शन ऐसा है, एग्जैक्टली एक तबका ऐसा है जो गलत इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि हर लॉ का गलत इस्तेमाल होता है। अगर हम देखें जो ये नए अमेंडमेंट्स हुए हैं इसमें इसका भी गलत इस्तेमाल होता है। प्रॉब्लम लॉ नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में है। अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम की इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है विजय अग्रवाल जी, जिस समिति को बनाने की बात यहाँ पर जज साहब ने कही है कि एक समिति बनेगी, हर जिले में एक समिति बनेगी जो रिपोर्ट अपनी यहाँ पर पुलिस को देगी और जज उसकी निगरानी करेंगे। सर, कितने समय में ये निगरानी इस समिति की जाएगी? पहली चीज आपसे समझना चाहूंगी। दूसरी चीज ये कि कैसे इस बात का अनुमान लगाया जाएगा या इस बात को प्रूव किया जाएगा कि जो समिति है वो एक्चुअली में बिल्कुल करेक्ट रिपोर्ट दे रही है? ये जो समिति है इसको 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट देनी है और उसको डिस्ट्रिक्ट जज साहब इसको रिव्यू भी करेंगे। मगर मैं इस समिति के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि इसी तरह का एक प्रावधान डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है
और उसके अंदर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। तो जनरली मैंने ये देखा है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर सिंपल अपना जो आते हैं कोर्ट में और वो है बस वो अपना कागजी कार्रवाई करके चले जाते हैं, वो एक्चुअल पूरा का पूरा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि इसको रिजॉल्व कराने में या महिला को न्याय दिलाने में। और ये भी हमेशा वन साइडेड रहता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को लगता है कि वो तो महिला की तरफ से आए हैं तो वो कोर्ट को, जबकि उन्हें सच बात बतानी चाहिए। तो प्रॉब्लम जो मैं जैदी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो प्रॉब्लम है वो इम्प्लीमेंटेशन की है। अगर पुलिस ऑफिस, और ये बहुत पहले जस्टिस जेडी कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जजमेंट में कह दिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आगे माना नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ये खुद ये जजमेंट दे रही है। उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए अगर इस ऑफेंस को बेलेबल बना दिया जाए। अगर ये ऑफेंस बेलेबल बन जाता है तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि अगर दहेज की प्रताड़ना का केस है तो आदमी को अरेस्ट करके जेल में किस लिए डाला जाना है। उसको सिर्फ जेल का डर दिखाकर अपनी शर्तों पर जो है अपनी शर्तें मनवाने के लिए जेल का डर दिखाया जाता है। और जेल का डर उसका नहीं है, पूरी फैमिली को जेल का डर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस जजमेंट में एक और बहुत अच्छी बात की है कि कितनी बार क्या होता है कि एक सपोज मैरिड सिस्टर है, वो अमेरिका में सेटल है, उसका भी नाम लिखा दिया जाएगा। ऐसे केसेस सपोज उसकी जब शादी हुई तब वो कुंवारी थी और बाद में शादी के बाद वो अमेरिका में सेटल हो गई, अब उसका भी नाम लिखा दिया जाएगा। अब अगर वो अपना सारा सब कुछ छोड़ के यहाँ आती है तो उसका जो वहां का वैवाहिक जीवन है तो अमेरिका में, उसके इन लॉज के सामने उसकी भी अपनी बेइज्जती होती है। तो जो है अब इसमें ये क्लियर कह दिया गया जजमेंट में कि अगर कोई अब्रॉड सेटल है या कहीं है तो उसका नाम उनको बार बार बुलाया नहीं जाएगा। शमीना जी, आप तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो जो है क्या कहते हैं, सबसे जो मैंने जनरली देखा है कि महिलाओं की महिला जब इसका मिसयूज करती है तो कोई और महिलाएं ही सफर करती हैं। ठीक है विजय जी, सास और ननद सफर करती है। विजय जी, तीन बातें कहना चाहती हूँ बहुत क्विकली से। देखिए ये पूरा कानून की आप व्यवस्था देखिए, दहेज प्रताड़ना के खिलाफ जो कानून बना है, हर शहर में हर गांव में प्रशासन और पुलिस के नाक के नीचे शादियां होती हैं, लंबी टेंट लगते हैं, बहुत भारी भरकम दहेज दिया जाता है। क्यों नहीं प्रशासन वहीं जाकर प्रॉब्लम लॉ की नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की। लॉज तो हमारी कंट्री में बहुत सारे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता ढंग से। मैं दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, नहीं एक मिनट मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। यहाँ पर अभी जो जजमेंट है उसमें एक बात अभी सामने आई कि जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी वहां पर एक कमेटी बनाई जाएगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ एक ग्राउंड रियलिटी चेक कर लीजिए कि दिल्ली से थोड़ा बाहर निकलिए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से बाहर निकलिए। कितने, सिर्फ यूपी देख लीजिए कि कितने ऐसे जिले हैं जहां पर ये कमेटी है, और बाकी तो फ्रेटर्निटी को छोड़ दीजिए। शमीना जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास को नहीं पता होगा, अगर मेरे पास, सुनिए, अगर मेरे पास पैसा है और मैं अपनी बेटी की शादी में वो पैसा खर्च करना चाहती हूँ, मैं उसे महंगे महंगे तोहफे देना चाहती हूँ, तो इसमें पुलिस मुझे कैसे रोक सकती है? मैं तो गिफ्ट के नाम पर ये सब चीजें दे रही हूँ। या तो फिर आप इतनी अवेयरनेस पैदा कीजिए। तो यही तो लूप होल्स दिए गए, सुनिए ना मैम, या तो फिर अवेयरनेस इस तरह का होना चाहिए। आप गिफ्ट कर सकते हैं, दहेज नहीं दे सकते। मैम एक्चुअली वो दहेज होता है। हाँ, एक मिनट, मैं के नाम पे वो दहेज होता है। ठीक है, मैं आपको अपनी बेटी को कुछ देना है, अगर पेरेंट्स वाकई बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो उसके नाम पे FD करा दे। मैम ये तो कोई पे नहीं करेगा, नहीं फैलाएगा। शमीना जी, आप डिस्ट्रिक्ट लीगल, शमीना जी, आप नालसा शमीना जी, एक मिनट मेरी बात अथॉरिटी से बाहर निकलिए। ठीक है शमीना जी, मेरी बात सुनिए। ये तो कोई नहीं तय करेगा ना कि गिफ्ट के तौर पर मैं FD देना चाहूंगी या मैं गाड़ी देना चाहूंगी। I completely understand and agree with what you're saying, but my point here is या तो फिर आप अवेयरनेस इस तरह से करिए कि आप दहेज न देंगे न लेंगे, इस पर इतना बड़ा कैंपेन कीजिए और स्ट्रिक्ट लॉज बनाइए। अगर लॉ बना भी दिए तो उसके तहत कुछ कार्रवाई कीजिए। जब आपकी बेटी परेशान होती है, किसी की भी बेटी परेशान होती है, या ससुराल वाले दहेज के लिए दहेज के लिए परेशान करते हैं, उसके बाद हम पुलिस, कानून, इन सब के पीछे जाते हैं और कहते हैं कि देखिए जी हमें परेशान कर रहे हैं। मतलब इत्तेफाक रखती है ना मेरी बात से? जी, दहेज की जगह क्यों ना लड़कियों को प्रॉपर्टी शेयर दिया जाए। एक और चीज प्रॉपर्टी शेयर देना चाहिए। उनकी इम्प्लीमेंटेशन, शमीना जी, एलोकेशन नहीं होता। ठीक है विजय जी, एक तरफ तो हम बात करते हैं
देखिए, मेल और फीमेल अवेयरनेस। एक शमीना जी, एक मिनट। विजय जी, एक तरफ तो हम बात करते हैं मेल और फीमेल इक्वालिटी की, एक तरफ महिलाओं को यहाँ दहेज कानून में इतनी ज्यादा पावर दे दी जाती है कि आप जाइए, आपके खिलाफ कई बार बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो घर में शायद बहुत बड़ी बात भी नहीं होती है, उसके बाद भी पुलिस तक पहुंच जाती है। आप उसको एक तरफ इतना स्ट्रॉन्ग हक यहाँ पर दे देते हैं, दूसरी तरफ वो पुरुष जो शायद इक्वालिटी इस कानून में उसको कहीं कोई इक्वालिटी नहीं मिलती है। और जब जज ये गाइडलाइंस देता है कि देखिए आप जब तक प्रूव नहीं कर देते हैं कि आपकी पूरी जब आप समानता की बात करती है तो सबसे पहले समानता पार्लियामेंट से शुरू होनी चाहिए। मैम समानता घर से शुरू होनी चाहिए, घर से शुरुआत नहीं हो रही है। महिलाओं को, जहां महिलाओं को मारा जा रहा है। शमीना जी, आप मेरा मतलब नहीं समझ रही हैं। एक मिनट शमीना जी, आप मेरी आराम से बात सुनिए। मेरा मुद्दा यहाँ पर बहस करने का या आपको बिठाकर, विजय जी को बिठाकर, अंबर को बिठाकर लड़ाई करने का नहीं है, या मैं नहीं चाहती हूं कि आप अपना पॉइंट बड़ा रखें और विजय जी अपना पॉइंट यहाँ पर बड़ा रखें। मुद्दा यहाँ पर यह है कि जब हम हर जगह पर इक्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस हम हमेशा महिलाओं को शायद वैसे तो कहते हैं कि चांद तक पहुंचेगी लेकिन कमजोर बना देते हैं इस तरह के केसेस में। विजय जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अनुया जी, आपने इतनी अच्छी बात कही। हमेशा से एक चीज और महिलाओं को चुननी होगी कि उन्हें इक्वालिटी चाहिए कि प्रिविलेज चाहिए। हमें इक्वालिटी भी चाहिए और प्रिविलेज भी चाहिए। इक्वालिटी मिल जाएगी तो प्रिविलेज अपने आप मिल जाएगा, और हमें इक्वालिटी भी चाहिए। दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं साथ साथ। अगर इक्वालिटी होगी तो प्रिविलेज नहीं मिलेगा, अगर प्रिविलेज है तो आपको इक्वालिटी नहीं मिलेगी। तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब महिलाओं को पूरी इक्वालिटी है तो वो एक प्रिविलेज भी चाहें कि अगर मैरिज में अगर पत्नी की गलती है तो वो पति को जेल भेज सकती है। बिल्कुल। अगर पति की गलती है तो पत्नी पति को जेल भेज सकती है, और अगर पत्नी की गलती है तो पति जेल नहीं भेज सकता। तो पति के लिए कानून कहां है कि अगर उसको बीवी प्रताड़ित करती है तो उसके लिए कानून कहां है? तो पति इक्वल है या अनइक्वल है? पति के लिए कोई कानून ही नहीं है। तो इसीलिए इसका मिसयूज करने का जो चांस है वो महिला को ही है। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि सपोज पति के फेवर में, ठीक है, शमीना जी, पति के फेवर में तो कोई कानून ही नहीं है। सारा का सारा जो कानून है हाँ, वो पत्नी के फेवर में। और मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब एक महिला प्रताड़ित, अगर महिला झूठा इल्जाम लगाती है तो वो इल्जाम घर की और औरतों पे भी लगाती है, तो महिला ही महिला को तंग करती है। विजय जी, शमीना जी, नॉट एज एन एक्स फॉर्मर NCW मेंबर बट एज एक्चुअली अ विमेन, और आप दिल से सच में बताइएगा इस बारे में क्या सोचती हैं। आज जो गाइडलाइंस आई हैं, क्या सच में आप इनमें लूप होल देखती हैं? और उन केसेस के बारे में भी सोचिए जहां पर शायद महिला, देखिए 10:1 का भी अगर रेशियो होता है तो मकसद हमारा यही है यहाँ पर कि किसी गलत आदमी को किसी तरह की कोई सजा ना हो। जेन्युइनली आप इस पर क्या मानती हैं, ये मुझे बताइए यहाँ पर। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, नॉट एज अ फॉर्मर, एज एक औरत होने के नाते ये मैं, और एक जो एक्सपीरियंस है, मैं आज भी महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ और राष्ट्रीय महिला आयोग से पहले भी महिलाओं के साथ काम कर रही थी, और मैं आपको बता रही हूँ कि इतने बड़े लूप होल्स हैं। सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप इसको देखें, जो जजमेंट है जिसमें बात सबसे पहले की गई, कमिटी बनाई जाएगी जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाएगी। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ही नहीं है, कई जिलों में बनी ही नहीं है, उनके बारे में जानकारी नहीं है। अभी एडवोकेट साहब ने इतनी बढ़िया बात कही कि प्रोटेक्शन ऑफिसर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है, मगर क्या आप जानती हैं कि पूरे देश में मात्र 2 या 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ काम कर रहे हैं, वरना सरकारी जो सीडीओ सीडीपीओ होती हैं जिनका काम कुछ और है, उनको प्रोटेक्शन ऑफिसर का एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है। महिलाओं के मुद्दों को एक भार समझ के एडिशनल चार्ज पकड़ा दिया जाता है। ठीक है, शमीना जी, मेरे पास समय बात करती है, हमें समानता का अधिकार चाहिए। जब ड्राइव करने की बात हो, जब दिल्ली में ऑल्टरनेट नंबर वहां समानता दीजिए। शमीना जी, समानता आपके दिमाग में और आपके दिल में होनी चाहिए। द मोमेंट यू थिंक कि आप किसी पुरुष से कम है, शिक्षा में होनी चाहिए, इक्वालिटी के राइट को यहाँ पर कम कर देती हैं। शमीना जी, एक मिनट, शो टाइम कम है। विजय जी, बहुत जल्दी से बात करना बहुत आसान नहीं है। आसान गांव में जाइए तब पता चलेगा कि शमीना जी, मैं वही कह रही हूँ कि मैं समझती हूँ, गांव से मैं भी आती हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो शायद गांव से कहीं ना कहीं गांव से बहुत आगे बढ़ गए हैं। विजय जी, बहुत जल्दी से अपना रिएक्शन दे दीजिए। आई एम सॉरी सर, मेरे पास समय थोड़ा कम है।
देखिए, अगर इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो फिर भी हमें सुप्रीम कोर्ट के प्रयास की सराहना करनी चाहिए। तो धीरे धीरे इस चीज को आगे और डिस्ट्रिक्ट में भी एस्टेब्लिश किया जाएगा, और जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये एक शुरुआत है। और क्या कहते हैं लोग जुड़ते जाएंगे और कारवां बढ़ता रहेगा। तो ये एक शुरुआत है, हमें इसको क्रिटिसाइज करने की बजाय ये देखना चाहिए कि भाई जिस लेवल पे भी हम उसको करें, और ये देखें। और जो आप सिंपल सी ये बात सीखिए, इसमें सिंपल सी ये बात देखिए कि जो ये कहना है कि इसका मिसयूज औरतें करती हैं, वो इसलिए कहना है क्योंकि पति के पास कोई भी रेमेडी नहीं है, उसके फेवर में कोई भी कानून नहीं है। थैंक यू सो मच विजय जी, आई एम सो सॉरी आई एम स्टॉपिंग यू हियर। और औरत लगते हैं तो पति को माफी चाहूंगी आपसे, शो को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच शमीना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर, आप मेरे साथ स्टूडियो में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते क्या मानती हैं कि इक्वालिटी की शुरुआत जो शमीना जी यहाँ पर कर रही है, या सही और गलत की शुरुआत एक्चुअली घर में बदलाव की ज्यादा Exactly. बहुत जल्दी से जेंडर इक्वालिटी की शुरुआत घर से होनी चाहिए। अगर हम दहेज की जगह लड़कियों को प्रॉपर्टी शेयर देना शुरू कर दें तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंबर आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो सही बात है यहाँ पर कि सामाजिक बदलाव से पहले आपको अपने घर में एक बदलाव की जरूरत है, और सही और गलत का जो सही मायना है, मकसद है, वो अपने बच्चों को आप शुरुआत से समझाइए, ताकि इस तरह की किसी भी परेशानी आपको आने वाले सालों में, दिनों में, जीवन में ना हो। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।